हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल आई ऑफ लॉ। मेरे इस चैनल पे आपको लॉ से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलती हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लीगल टॉपिक पर, परमानेंट अकाउंट नंबर, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं पैन। ठीक है, आपका पैन कार्ड होता है पैन, यानी कि स्थायी खाता संख्या। अब ये जो स्थायी खाता संख्या या पैन है ना, इसके बारे में इनकम टैक्स एक्ट 1961 यानी कि आयकर अधिनियम 1961 में सेक्शन नंबर 139 ए के अंदर सारी डिटेल दी गई है। ठीक है, अब इस वीडियो में हम ना पैन से जुड़े सारे लीगल एस्पेक्ट्स और प्रोविजंस को बहुत ही सिंपल तरीके से देखेंगे। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं पैन एक्चुअली में है क्या। तो अगर हम लीगल डेफिनेशन की बात करें तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन नंबर 139 ए के मुताबिक पैन एक यूनिक 10 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक आइडेंटिफायर है, यानी कि 10 अंकों की अक्षरांकीय संख्या है। ठीक है, अब इस पैन को ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इंडिया के हर टैक्स पेयर को इशू करता है। ठीक है, तो इसके मुताबिक इसके जो अगर हम कैरेक्टर्स देखें तो सबसे पहले बात आती है परमानेंस की, यानी कि स्थायित्व की। तो अगर एक बार आपको पैन अलॉट हो गया, यानी कि एक बार आपको पैन अगर आवंटित हो गया, तो ये फिर लाइफ टाइम यानी कि जीवन भर आपके साथ रहेगा। आपका एड्रेस बदल सकता है, आपका स्टेट बदल सकता है, आपकी जॉब भी बदल सकती है, बट आपका पैन हमेशा सेम रहेगा। इसके बाद बात करते हैं हम यूनिकनेस की, यानी कि विशिष्टता की। तो कोई भी दो टैक्स पेयर जो होते हैं उनका पैन कभी भी सेम नहीं हो सकता है। ठीक है, ये आपके लिए एक डिजिटल फिंगरप्रिंट की तरह काम करता है। एक बंदे को अगर एक पैन नंबर अलॉट हो गया तो दुनिया में किसी भी बंदे को, मतलब इंडिया में किसी भी बंदे को वो पैन नंबर अलॉट नहीं हो सकता। इसके बाद बात करते हैं यूनिवर्सल आइडेंटिटी, यानी कि सार्वभौमिक पहचान। ये सिर्फ टैक्स पेयर के लिए नहीं, बल्कि इंडिया में लगभग हर बड़े फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जितने भी वित्तीय लेन देन होते हैं ना, उन सब के लिए मैंडेटरी और बहुत ही ज्यादा रिक्वायर्ड है। अब समझते हैं कि 10 डिजिट पैन के पीछे का स्ट्रिक्ट लीगल लॉजिक, यानी कि सख्त कानूनी तर्क क्या है। इसके हर एक कैरेक्टर का ना एक स्पेसिफिक मतलब होता है, तभी हमने इसको कहा है डी कोडिंग द 10 डिजिट पैन कोड। ठीक है, जितने भी जो 10 डिजिट आपका पैन कार्ड का नंबर होता है ना, उसको डिकोड करते हैं। तो फर्स्ट टू थर्ड कैरेक्टर की अगर हम बात करते हैं, यानी कि पहले 3 लेटर्स एक रनिंग अल्फाबेटिकल सीरीज से होते हैं, जो कि जिसको हम कहते हैं हिंदी में वर्णानुक्रमिक श्रृंखला, जैसे कि ए से जी तक चलते रहते हैं ये। ठीक है, इसके बाद जो हमारा फोर्थ लेटर आता है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेटर है, जो टैक्स पेयर के स्टेटस दिखाता है, स्थिति दिखाता है। मतलब ये सेक्शन 231 के अंदर एंटिटी टाइप को डिफाइन करता है, जैसे इंडिविजुअल के लिए पी रखेंगे और कंपनी के लिए सी रखेंगे। ठीक है, इसके बाद अगर फिफ्थ लेटर की हम बात करते हैं, तो ये जो पांचवा लेटर है ना, ये टैक्स पेयर के नाम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये आपके सरनेम, यानी कि जो आपका उपनेम होता है ना, उपनाम, उसका या फिर कंपनी का नाम जो होता है, कंपनी नेम का पहला लेटर हो जाता है। अगर कोई इंडिविजुअल है तो उसके सरनेम का पहला लेटर, और कोई कंपनी है तो उस कंपनी के नाम का पहला लेटर आ जाएगा। अगर हम 6 to 9 कैरेक्टर की बात करते हैं, तो ये 4 डिजिट एक सीक्वेंशियल रनिंग नंबर होते हैं, जो क्रमिक संख्या, जो 0001 से लेकर 9999 के अंदर होती है। ठीक है, इसके बाद अगर हम 10th कैरेक्टर की बात करते हैं, ये आखिरी 10th जो है हमारा, जो हमारी स्लाइड में के दिख रहा है, तो ये कंप्यूटर जनरेटिव ना चेक डिजिट होता है, यानी कि सत्यापन अंक होता है, जो वेरिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है। ये जो आपका डिकोडिंग 10 डिजिट पैन कोड है ना, ये 4 नंबर में भी अलग से आ सकता है। ठीक है, तो आपको इसको स्पेसिफिक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके एक एक करके डिफाइन करना होगा। देखिए, पैन के जो मैंने आपको 1 2 3 जो कैरेक्टर्स बताए थे, वो मैंने आपको कहा था कोई भी हमारी अल्फाबेटिक की सीरीज से कुछ भी अलॉट हो जाता है। ठीक है, लेकिन जो फोर्थ लेटर है ना, वो स्टेटस ऑफ फोल्डर को बताता है। तो इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। देखिए, ये जो फोर्थ लेटर है ना, ये सेक्शन 231 के अंदर लीगल एंटिटी टाइप, यानी कि होल्डर का स्टेटस या उसकी स्थिति को पहचानता है। पी मतलब इंडिविजुअल या फिर पर्सन। अगर पेन किसी सिंगल पर्सन का है, किसी आम नागरिक का है, तो फोर्थ लेटर हमेशा पी होगा। सी मतलब कंपनी, अगर वो एक रजिस्टर्ड कंपनी का है तो फोर्थ लेटर हमेशा सी होगा। एच, एच मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अगर मतलब ये जो पैन है वो किसी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का है, तो वहां पे एच लिखा होगा फोर्थ जगह पे।
अगर वो किसी फर्म से रिलेटेड है, ठीक है, पार्टनरशिप फर्म या लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप तो होता है, तो उनपे फोर्थ लेटर पे क्या आता है, एफ लिखा आता है, ठीक है। और अगर किसी ट्रस्ट से रिलेटेड वो पैन है तो उधर फोर्थ लेटर पे हमें क्या मिलेगा, टी मिलेगा, टी फॉर ट्रस्ट, ठीक है। तो फोर्थ लेटर इस तरीके से डिफाइन किए जाते हैं। और फिफ्थ लेटर मैंने आपको बता दिया कि फिफ्थ लेटर जो होगा वो अगर इंडिविजुअल होगा तो इंडिविजुअल का सरनेम का फर्स्ट लेटर आ जाएगा, और बाकी जो है कंपनी, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, तो इनके जो वो पर्टिकुलर चीज है उसके नाम का पहला अल्फाबेट आ जाएगा, ठीक है। देखिए अब बात करते हैं कि पैन कार्ड की जरूरत कब और कहाँ पड़ती है, ठीक है। तो इनकम टैक्स रूल 1962 के रूल नंबर 114B के मुताबिक इन मेजर कंडीशंस में पैन कोड करना मैंडेटरी यानी कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नंबर 1 आता है बैंकिंग एंड क्रेडिट, ठीक है, बैंकिंग और क्रेडिट। तो नया बैंक अकाउंट खोलने के लिए, क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए या बड़े कैश डिपॉजिट के लिए ना आपको पैन जरूरी हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है आपका हाई वैल्यू स्पेंडिंग यानी कि उच्च मूल्य का खर्च व्यय, ठीक है। तो मोटर व्हीकल खरीदने के लिए, होटल्स के बड़े बड़े बिल पे करने के लिए या फिर फॉरेन ट्रेवल्स का एक्सपेंस के लिए आपको पैन देना पड़ता है। इसके बाद थर्ड आता है इन्वेस्टमेंट्स एंड प्रॉपर्टी यानी कि निवेश और संपत्ति। तो रियल इस्टेट यानी कि जमीन मकान खरीदने के या बेचने के लिए, ठीक है, डीमार्ट अकाउंट खोलने के लिए और म्यूचुअल फंड में बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको पैन रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है जनरल कैच ऑल यानी कि सामान्य नियम। तो एक ब्लैंकेट रूल के मुताबिक कोई भी गुड्स या सर्विसेज के ट्रांजैक्शन जो कि 2 लाख रुपए से ज्यादा हो रहे हैं ना, वहां पे आपको पैन कार्ड देना जरूरी हो जाता है, ओके। ये आपकी एसेंशियल हो जाती है कि आपका पैन कब रिक्वायर्ड है। बैंकिंग एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। तो रूल नंबर 114 बी के अंदर ना पहली कैटेगरी को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं, जो है बैंकिंग एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन यानी कि बैंकिंग और क्रेडिट लेन देन, ठीक है। तो सबसे पहले आता है ओपनिंग अ बैंक अकाउंट, बैंक खाता खोलने पर। तो किसी भी टाइप का सेविंग या करंट अकाउंट खोलने के लिए पैन रिक्वायर्ड है, ठीक है। इसमें सिर्फ बेसिक जनधन और BSBD जिसको हम कहते हैं बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट, ठीक है, इन पे ही छूट मिलती है, ठीक है। इसके बाद आ रहा है अप्लाइंग फॉर क्रेडिट और डेबिट कार्ड, ठीक है। तो नए कार्ड की इशुएंस के लिए ना ये मैंडेटरी है कि आप पैन अपना डिपॉजिट करो। सीधा सा रूल है, नो पैन नो कार्ड, ठीक है। इसके बाद आता है डिपॉजिटिंग हैवी कैश यानी कि अगर आपको भारी नगद जमा करना है तो अगर आप किसी एक दिन में 50,000 रुपए से ज्यादा का कैश डिपॉजिट करते हैं ना, तो पैन कार्ड आपको देना कंपलसरी हो जाता है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम फिक्स डिपॉजिट जिसको हम कहते हैं सावधि जमा। तो अगर कोई एफडी 50,000 रुपए से ज्यादा की है या फिर पूरे फाइनेंशियल ईयर में टोटल एफडी का अमाउंट 5 लाख रुपए से ज्यादा हो रहा है, ठीक है, तो पैन कार्ड आपको देना अनिवार्य हो जाता है, ओके। दूसरी कैटेगरी हमारी आ रही है हाई वैल्यू पर्सनल स्पेंडिंग, ठीक है, यानी कि उच्च मूल्य का व्यक्तिगत व्यय। तो फर्स्ट पॉइंट आता है बाइंग अ व्हीकल, तो वाहन खरीदना या फिर बेचना। तो किसी भी मोटर व्हीकल की परचेज या फिर सेल पर आपको पैन कार्ड देना जरूरी होता है, ठीक है। इसमें ना टू व्हीलर जो हमारे होते हैं ना, 2 पहिया वाहन, उनको छूट मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है एक्सपेंसिव होटल बिल्स यानी कि होटल के महंगे महंगे बिल। तो अगर आप किसी होटल या फिर रेस्टोरेंट में एक बार में 50,000 रुपए से ज्यादा कैश पेमेंट करते हो ना, तो आपको पैन को कोट करना मैंडेटरी हो जाता है। नेक्स्ट आता है फॉरेन ट्रैवल या फिर करेंसी, मतलब कि विदेश यात्रा या विदेशी मुद्रा। तो इंटरनेशनल ट्रिप्स, ठीक है, उनके लिए या फिर फॉरेक्स एक्सचेंज मतलब विदेशी मुद्रा के एक्सचेंज विनिमय के लिए अगर आप 50,000 रुपए से ज्यादा का कैश पेमेंट करते हैं ना, तो वहां पे भी आपको पैन कार्ड देना जरूरी हो जाता है। अब अपनी नेक्स्ट कैटेगरी को देखते हैं इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉपर्टी यानी कि निवेश और संपत्ति। तो इसका पहला पॉइंट है रियल एस्टेट। तो अगर आप 10 लाख रुपए से ज्यादा की वैल्यू से कोई भी अचल प्रॉपर्टी, ठीक है, अचल संपत्ति अगर कुछ खरीद रहे हैं या फिर बेच रहे हैं ना, तो सेल डीड यानी कि बिक्री विलेख पर पैन कार्ड को कोट करना हमारे लिए मैंडेटरी हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है डीमेट एंड शेयर। डीमेट और हमारा जो शेयर अकाउंट होता है, ठीक है। तो नया डीमेट अकाउंट खोल रहे हैं हम या फिर किसी भी अनलिस्टेड कंपनी के शेयर को खरीद रहे हैं हम, ठीक है, और अगर हमारी ट्रांजैक्शन 1 लाख रुपए से ज्यादा की है ना, तो पैन कार्ड हमें वहां पे जरूरी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है म्यूचुअल फंड एंड बॉन्ड्स, ठीक है। तो अगर हम किसी म्यूचुअल फंड को, इंश्योरेंस पॉलिसीज को या फिर कंपनी बॉन्ड को खरीद रहे हैं,
और उसमें 50,000 रुपए से ज्यादा का निवेश कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो पैन कार्ड देना हमारे लिए मैंडेटरी हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास है एक जनरल कैच ऑल, मतलब कि सामान्य नियम। तो क्या इसके अलावा एक सामान्य नियम क्या है हमारे पास, कि कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन जो 2 लाख रुपए से ज्यादा का हो रहा है, चाहे आप पेमेंट कैश में कर रहे हो या चेक में कर रहे हो, किसी भी मोड से कर रहे हो, ठीक है, तो वहां पे पैन कार्ड आपका मैंडेटरी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड हमें दिखा रही है हु मस्ट अप्लाई फॉर पैन, यानी कि किसको पैन को अप्लाई करना जरूरी होता है। ठीक है, ये सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पैन को अप्लाई कौन करेगा, किसके लिए पैन को अप्लाई करना मैंडेटरी होता है। तो हमारा इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन नंबर 139 ए सब सेक्शन 1, इसके मुताबिक अगर आप नीचे दी गई 4 कैटेगरीज में आते हैं तो आपको पैन अप्लाई करना ही होगा। पहला आ रहा है इनकम थ्रेशोल्ड, यानी कि आय की सीमा। अगर आपकी टोटल इनकम बेसिक टैक्स जो एग्जाम्प्ट थ्रेशोल्ड है हमारा, ठीक है, यानी कि जो हमारी कर छूट की सीमा है ना, उसको क्रॉस करती है। जैसे जो हमारे टैक्स रिजाइम के मुताबिक ये सीमा 3 लाख से या फिर 7 लाख हो सकती है। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर आपकी ये थ्रेशोल्ड से ऊपर है ना आपकी आय, तो आपको पैन कार्ड अप्लाई करना जरूरी होता है। नेक्स्ट है बिजनेस और प्रोफेशन, व्यापार और पेशा। तो अगर आप कोई बिजनेस या प्रोफेशन चला रहे हैं जहां आपका टोटल टर्नओवर सेल्स या फिर ग्रॉस रिसिप्ट पूरे साल में 5 लाख से ज्यादा तो क्रॉस कर जा रहा है ना, तो वहां पे आपको पैन अप्लाई करना जरूरी हो जाएगा। नेक्स्ट है चैरिटेबल ट्रस्ट, जो हमारे धर्मार्थ ट्रस्ट है। तो ऐसे चैरिटेबल ट्रस्ट जिनको सेक्शन नंबर 139 4A के अंदर अपना टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी होता है, उनके लिए पैन भी जरूरी होता है। ठीक है, इसके बाद आता है दूसरा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बाय बिजनेस एंटिटीज, यानी कि व्यवसायिक संस्थाओं द्वारा वित्तीय लेन देन। तो कोई भी बिजनेस एंटिटी जो एक सिंगल फाइनेंशियल ईयर में 2.5 लाख या उससे ज्यादा का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करती है ना, उसमें उसके डायरेक्टर्स और पार्टनर्स के लिए भी पैन अप्लाई करना मैंडेटरी हो जाता है। ठीक है, तो ये भी आपके लिए 4 मार्क का एक अलग से क्वेश्चन भी बन सकता है, हु मस्ट अप्लाई फॉर पैन। अब बात करते हैं इस एक्ट के ना कुछ सबसे इंपॉर्टेंट और पावर पैक्ड लीगल क्लॉजेस के बारे में जो आपको पता होने ही चाहिए। तो नंबर 1 आता है हमारा सेक्शन नंबर 139A सब सेक्शन 2, असेसिंग ऑफिसर्स पावर, यानी कि जो निर्धारण अधिकारी है ना उसके पास क्या शक्ति होती है। ठीक है, तो अगर किसी पर्सन के पास पैन होना चाहिए था लेकिन उसने अप्लाई नहीं किया, तो टैक्स लाइबिलिटी जो कर देनदारी होती है ना, उसके मिलने पर असेसिंग ऑफिसर के पास ये पावर होती है कि वो सुओ मोटो यानी खुद से आपको एक पैन अलॉट कर दे। ठीक है, नेक्स्ट आता है सेक्शन नंबर 139A सबसेक्शन 7, वन पर्सन वन पेन, एक व्यक्ति एक पेन। ये मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पेन के बारे में भी बताया था। तो ये बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल है, एक से ज्यादा पेन होल्ड करना एक सीरियस लीगल वायलेशन है, गंभीर कानूनी उल्लंघन है, क्योंकि इसका एक मतलब इसका यूज जो होता है ना इनकम को स्प्लिट करने के लिए लोग करते हैं, यानी कि अपनी वेल्थ को हाइड करने के लिए करते हैं। ठीक है, जो पूरी तरीके से क्या है, इलीगल है। तो इसलिए अगर आप एक पर्सन है तो आपके पास केवल एक ही पैन हो सकता है, आप डुप्लीकेट पैन नहीं रख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 139A 5E, आधार इंट्रोपेरेबिलिटी, यानी कि आधार अंतः क्रियाशीलता। अगर आपके पास पैन नहीं है ना, तो आप रूल 114B के ट्रांजेक्शन के लिए अपना आधार नंबर कोड कर सकते हैं। ऐसा करने पर ना सिस्टम आपके लिए ऑटोमेटिक पैन जो है वो जनरेट कर देता है। ठीक है, तो ये की प्रोविजंस है हमारे पास पैन कार्ड के लिए। अब देखते हैं फॉर्म 60 जो है एक एस्केप रूट। तो ये ना एक बहुत ही बड़ा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है कि अगर किसी के पास पैन कार्ड नहीं है तो क्या होगा। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट आता है फॉर्म 60 का, फॉर्म 60 का। तो रूल 114B का जो प्रोवाइजो है वो उन लोगों को फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कंप्लीट करने के लिए परमिशन देता है जिनके पास पैन कार्ड नहीं है, लेकिन उनके लिए ना उनको एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म यानी कि फॉर्म 60 को भरना होता है। ठीक है, ये रूल लीगल स्ट्रिक्टनेस और फेयरनेस के बीच में ना एक बैलेंस बनाता है, ताकि अगर कोई फार्मर है, कोई विलेजर है जिसके पास टैक्सेबल इनकम ही नहीं है, ठीक है, तो वो भी आराम से अपना बैंक अकाउंट ओपन कर सके और ट्रैक्टर जैसी चीजों को खरीद सके। ठीक है, अब एक वार्निंग लिखी हुई है जो कि है क्रिमिनल ऑफेंस। अब वो क्या है कि अगर किसी ने फेक फॉर्म 60 भर दिया, यानी कि अपनी टैक्स लाइबिलिटी को छुपाने के लिए उसने फॉर्म 60 को भर दिया है, तो वो सेक्शन नंबर 277 के अंदर एक क्रिमिनल ऑफेंस है। और अगर कोई अपनी टैक्स लाइबिलिटी को अवॉइड करने के लिए फॉर्म 60 को भर देता है, ठीक है, और अपनी इनकम को लेकर के झूठ बोलता है और फिर पकड़ा जाता है ना,
तो उसे 3 मंथ से लेकर 7 साल तक की रिगरस इम्प्रिजनमेंट यानी कि कठिन कारावास की सजा भी हो सकती है। ठीक है, जो ना इन्वॉल्व्ड अमाउंट की कितना अमाउंट को उसने हाइड किया है ना, उस पर डिपेंड करती है। ठीक है, पेनल्टीज एंड कॉन्सिक्वेंसेज, मतलब कि अगर कोई पैन कार्ड से जुड़े हुए रूल्स को ब्रेक करता है तो उसके ऊपर क्या पेनल्टी यानी कि जुर्माना लगेगा और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, क्या परिणाम होगा। तो इसके लिए ना दो मेजर सेक्शंस लिखे हुए हैं। सेक्शन नंबर 272B फाइनेंशियल पेनल्टी यानी कि वित्तीय जुर्माना। तो इस सेक्शन के अंदर ये लिखा हुआ है कि अगर कोई डिफॉल्टर है तो उसके ऊपर 10,000 रुपए का फ्लैट फाइन लग सकता है। ठीक है, और ये पेनल्टी कब लगती है? ये पेनल्टी तब लगती है जब आपका पैन रिक्वायर्ड हो और आपने पैन नहीं लिया हो। ठीक है, या फिर ट्रांजैक्शन में पैन कार्ड को कोड करना जरूरी है बट आपने नहीं किया है, कोई फेक या इनकरेक्ट पैन कोड कर दिया है। ठीक है, एक से ज्यादा पैन कार्ड आपने होल्ड किया हुआ है, तो इसके ऊपर ये सेक्शन नंबर 272B लग जाता है। इसके साथ नेक्स्ट सेक्शन है हमारा 206AA, जिसमें लिखा हुआ है हायर टीडीएस डिडक्शन यानी कि उच्चतर टीडीएस कटौती। अगर आप किसी पेयर को, जैसे सैलरी देने वाले को, एफडी इंटरेस्ट देने वाले बैंक को या फिर प्राइज मनी देने वाले को अपना पैन कार्ड देने से रिफ्यूज कर देते हो, ठीक है, तो स्टैंडर्ड 1% से लेकर 10% की रेट की जगह सीधा सीधा 20% पीनल टीडीएस रेट से टैक्स डिडक्ट किया जाएगा। ठीक है, ये रूल जो है टैक्स एवेडर्स जो होते हैं, जो टैक्स की चोरी करते हैं ना, उनको सीधे उनकी पॉकेट पर ही हिट करता है। ठीक है, ओके। तो अब ना कंक्लूजन में आगे बढ़ते हुए हम ये समझते हैं कि पूरे फ्रेमवर्क का जो मेन पर्पस है वो है क्या, यानी कि पैन कार्ड काम कैसे करता है। अल्टीमेट ट्रैकिंग टूल, परम ट्रैकिंग टूल, तो नो लूपहोल्स, कोई खामी नहीं है। यानी कि हम ये कहते हैं कि सेक्शन नंबर 139A एंड रूल नंबर 114B मिलकर टैक्स एविजन, जो कि हमारी है कर चोरी, इसके लिए बहुत ही कम लूप होल्स को छोड़ते हैं। नेक्स्ट है फाइनेंशियल आइडेंटिटी टैगिंग यानी कि वित्तीय पहचान जोड़ना। तो ये जो सिस्टम है ना, हाई वैल्यू स्पेंडर्स और अर्नर्स को मजबूर करता है कि वो हर बड़े ट्रांजैक्शन के साथ अपनी फाइनेंशियल आइडेंटिटी को टैग कर दे यानी कि अपना पैन कार्ड लगा दे। इसके बाद आता है क्रिएट्स एन ऑडिट ट्रेल, मतलब ऑडिट ट्रेल बनाना। तो चाहे आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर कैश डिपॉजिट कर रहे हैं, इससे एक क्लियर ऑडिट ट्रेल बनता है जिसे ट्रैक किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रिक्ट नॉन कंप्लायंस रूल यानी कि कड़ा गैर अनुपालन नियम। तो रूल्स ना मानने पर, जैसे हमने देखा सेक्शन नंबर 272B, इसके तहत हेवी फाइनेंशियल पेनल्टीज लग जाती है। और 206AA के अंदर हमें ना हाई टीडीएस रेट्स को जो है फेस करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्लीन इकोनॉमिक सिस्टम यानी कि स्वच्छ आर्थिक प्रणाली। तो ओवरऑल ये पूरा फ्रेमवर्क हमारे इकोनॉमिक सिस्टम को क्लीन करने में मदद करता है ताकि हर कोई अपना फेयर शेयर ऑफ टैक्सेस ईमानदारी से भरता रहे। ठीक है, चलिए अब आज के इस पूरे के पूरे लेक्चर को, सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कंक्लूड करके समराइज करके देखते हैं कि क्या टेक अवेज है, यानी कि प्रमुख निष्कर्ष हमारे पास क्या आते हैं। तो सबसे पहला आता है परमानेंट एंड यूनिकनेस यानी कि स्थायी और विशिष्ट। तो सेक्शन नंबर 139A, इसके मुताबिक पैन कार्ड जो होता है एक लाइफ लॉन्ग और एक व्यक्ति के लिए सिर्फ एक ही इशू होने वाला यूनिक आइडेंटिफायर है। ठीक है, नेक्स्ट है मैंडेटरी फॉर हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन यानी कि उच्च मूल्य के लेन देन के लिए मैंडेटरी। तो रूल नंबर 114B के मुताबिक बैंकिंग, प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट और स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड से ऊपर की स्पेंडिंग के लिए पैन कार्ड कोड करना कंपलसरी हो जाता है। नेक्स्ट आता है फॉर्म 64 नॉन पैन कार्ड होल्डर्स यानी कि गैर पैन धारकों के लिए फॉर्म 60। तो जिनके पास पैन कार्ड नहीं है उन्हें सेल्फ डिक्लेरेशन के रूप में फॉर्म 60 भरने की परमिशन है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना कि गलत या फेक फाइलिंग करने पर सेक्शन नंबर 277 के तहत क्रिमिनल लाइबिलिटी भी फेस करनी पड़ सकती है। ठीक है, अब आधार इंटरप्रेलेबिलिटी, तो आधार अंतःक्रियाशीलता, मतलब सेक्शन नंबर 139A5E आपको पैन की जगह आधार यूज करने की छूट देता है, जहां सिस्टम आपके लिए ऑटोमेटिक एक पैन कार्ड जनरेट कर ही देगा अगर आप अपना आधार कार्ड लगा दोगे तो। इसके बाद आता है स्ट्रिक्ट पेनल्टी यानी कि सख्त जुर्माना। तो रूल्स के वॉयलेशन करने पर सेक्शन नंबर 272B के तहत हर डिफॉल्टर पे सीधे सीधे 10,000 रुपए का फ्लैट फाइन लग जाता है। ठीक है, और सेक्शन नंबर 206AA के अंदर सीधे 20% पीनल डिडक्शन, टीडीएस डिडक्शन जो है उसको भरना पड़ता है। ठीक है, चलिए इसी के साथ हमारा पैन के ऊपर ये लेक्चर आज खत्म होता है। अगर आपको इस पूरे वीडियो में कोई भी डाउट रह जाता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मेरी वीडियोस को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।